मराठीवरती आपल्या सर्वांचं स्वागत। आपण पाहत आहात बिग टीव्ही मराठी। मी तृप्ती कदम। पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी। पहली बार आपके बीच में आया हूँ, हिंदी उर्दू में बात करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग समझेंगे। विक्रम सावंत जी से जो मेरा रिश्ता है, वो पहली बार इनसे मेरी मुलाकात हुई जब कांग्रेस पार्टी ने, मेरी पार्टी ने मुझे राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया और मुझे महाराष्ट्र से प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मिला। तो उस वक्त विक्रम भाई से मेरी पहली मुलाकात हुई और आज जब विश्वजीत जी ने और विक्रम भाई ने मुझे आदेश किया कि आपको जत में आना है और यहाँ के लोगों से मुलाकात करनी है, तो मैं उनके आदेश पर यहां हाजिर हो गया हूं। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। जत वालों, आने वाली 20 तारीख को आपको न सिर्फ जत के भविष्य का फैसला करना है, बल्कि महाराष्ट्र के भविष्य का भी फैसला करना है। ये चुनाव अगर आपको लगता है कि सिर्फ एक आमदार चुनने का चुनाव है, तो आप बहुत छोटा सोच रहे हैं। ये चुनाव और इस चुनाव का मकसद और इस चुनाव का परिणाम बहुत बड़ा है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में चलती हुई सरकार को लूट करके, लोकतंत्र को लूट करके सरकार बनाई। सरकार को लूटने से ही सुकून नहीं मिला तो राजनीतिक दलों को तोड़ा, उनके चुनाव निशान छीने। दिल्ली में बैठे हुए हाकिम ये सोचते हैं कि महाराष्ट्र को दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चलाया जाएगा, लेकिन ये वीर शिवाजी महाराज की धरती है, ये बाबा साहब अंबेडकर की धरती है, इसे दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाया जा सकता। इसलिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। यहां तमाम बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी हैं, माए बहनें हैं। आप दोनों पार्टियों का अंतर देखिए। एक तरफ महाविकास आघाड़ी खड़ी है, एक तरफ महायुति खड़ी है। उनके नारे क्या है? बटोगे, कटोगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, उल्टा लटका देंगे, घर बहा देंगे। और एक तरफ महाविकास आघाड़ी के नेताओं के नारे क्या हैं? आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। ये लड़ाई सीधे सीधे नफरत और मोहब्बत के बीच में है, घृणा और प्रेम के बीच में है। और विक्रम सावंत जी आपके अपने आमदार हैं। आमदार रहते हुए पिछले 5 साल में इनका काम गिनाने की जरूरत नहीं है। मैं तो किसी भी आमदार या खासदार का जब आकलन करता हूं, जब उसको नापता हूं, तो मैं उस हाउस में, असेंबली में या फिर पार्लियामेंट में उसके द्वारा पूछे गए प्रश्नों से उसके व्यक्तित्व का आकलन करता हूं। ये इकलौते ऐसे आमदार हैं जिन्होंने महाराष्ट्र की असेंबली में 241 बार प्रश्न पूछा है। मुझे लगता है और जोरदार ताली इस बात पर बजनी चाहिए विक्रम सावंत जी के लिए। एक पढ़ा लिखा आमदार, एक अपने विधानसभा के लिए मुद्दों पर लड़ने वाला आमदार वहां खड़ा होकर के आप आमदार और खासदार चुन के क्यों भेजते हैं कि वो जाएगा असेंबली में खड़ा होगा, आपके हक के लिए, आपके मुद्दों के लिए सरकार से लड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तो अपनी सरकार से भी लड़ेगा। यही काम होता है आमदार और खासदार का। वो आपका प्रतिनिधित्व करता है, आपकी आवाज बन करके वहां जाता है। और अगर ईमानदारी से पूछा जाए तो विक्रम जी ने इस अपनी जिम्मेदारी को 100% निभाया है। मेरे ऊपर तो इनका व्यक्तिगत एहसान है। मैं महाराष्ट्र में पैदा नहीं हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा रोम रोम महाराष्ट्र के कण कण से मिलकर बना है। एक आत्मा का रिश्ता होता है, रूह का रिश्ता होता है जो इस राज्य से है। और मैं राजनीति की दुनिया का व्यक्ति नहीं था। मैं 2019 में जब राजनीति में आया और 2022 में जब
हमारे नेता राहुल गांधी जी ने मुझे महाराष्ट्र से राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया, तो उस रात मैंने सोचा कि वो किसी और राज्य से मुझे भेज सकते थे, महाराष्ट्र ही क्यों चुना? तो मुझे लगा शायद वो आंदोलन की धरती है, वो इनकलाब की धरती है, वो उसूलों की धरती है, वो मूल्यों की धरती है, इसलिए उन्होंने मुझे महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। और आज अगर मैं खासदार बनकर के देश की सबसे बड़ी पंचायत में राज्यसभा में खड़ा होकर के आपके मुद्दों पर लड़ता हूं, तो उसकी बुनियाद में विक्रम सावंत जी का एक वोट शामिल है। एक ऐसे समय में जब एक एक मत बेचने, खरीदने और तोड़ने की, फोड़ने की साजिशें चल रही हो, न जाने कितने कितने के मोल लग रहे हो, ऐसे में जब मैं चुनाव लड़ने के लिए आया तो विक्रम भाई ने मेरा हाथ पकड़ा, बोले यार आपकी उम्र बहुत कम है, आप छोटे भाई की तरह हो। मैंने कहा मैं राज्यसभा का चुनाव पहली बार लड़ रहा हूं और हमेशा महाराष्ट्र में चुनाव नहीं होता था, निर्विरोध निर्वाचित हो जाते थे लोग राज्यसभा में। पहली बार आया तो मैं 22 साल बाद मेरे ही सामने चुनाव हुआ। मैंने कहा अजीब आफत है, मेरे ही आने पे होना था, लेकिन विक्रम भाई ने एक भाई की तरह मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने कहा कि इमरान आप निश्चिंत रहिए, ये महाराष्ट्र है और हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हम मूल्यों पर चलने वाले लोग हैं, कोई ताकत ना हमें खरीद सकती है ना हमें डरा सकती। मैं विक्रम भाई आज इसलिए भी आया कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और एक चीज जो और बहुत महत्वपूर्ण मैंने इनके अंदर देखी, एक ऐसा व्यक्ति जो मुद्दों की राजनीति करता है, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई, कौन दलित, कौन आदिवासी, इन चीजों से परे उठ करके अशोक साहिल ने कभी एक शेर कहा कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। कुछ ऐसा व्यक्तित्व है उनका, और आज मैं उनके लिए आपके सामने अपना दामन फैला करके आया हूं कि आने वाली 20 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलिए और वो लोग जो महाराष्ट्र को अपनी उंगलियों पे नचाना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि महाराष्ट्र एक रिमोट से चलेगा, उनको जवाब दीजिए। आज जब मैं हेलीपैड पे लैंड किया तो पहले से टीम तैयार थी, चेकिंग कर रहे हैं वो कि आपने कुछ पैसे वैसे तो नहीं रखे हुए हैं। मैंने कहा उनसे, मैंने तो टीम से पूछा कि आप उद्धव साहब ठाकरे जी का हेलीकॉप्टर चेक कर रहे हैं, उनका बैग चेक कर रहे हैं, मेरा चेक कर रहे हैं, आप सत्ता में जो बैठे हैं उनका चेक करने की हिम्मत जता पा रहे हैं? ये अपमानित करने का जो प्रयास है मराठी अस्मिता को, इसका बदला लेने का चुनाव है ये। वो आपके बीच में आएंगे, बड़े बड़े बातें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन मैं तो देश की पार्लियामेंट में बैठ के देख रहा हूं, महाराष्ट्र वालों, जट वालों, याद करो उनके एक एक नारे। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी सत्ता में आए तो उनका पहला नारा क्या था? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। याद है ना ये नारा? वो भूल गए हैं, हालांकि आपको भले याद हो। बहुत हुई महंगाई की मार, और फिर परिणाम क्या निकला कि जो पेट्रोल डीजल 58 रुपए लीटर था वो 100 रुपए के पास पहुंच गया, जो गैस सिलेंडर 400 का था वो 1000 रुपए के पार पहुंच गया। एक दिन पार्लियामेंट में भाजपा के एक मिनिस्टर साहब महंगाई पे भाषण दे रहे थे, मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, भाजपा के लोग तो वो लोग हैं कि आपकी सरकारें फिल्में टैक्स फ्री करती हैं और कफन पर जीएसटी लेती हैं, आपको महंगाई पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इनके नारे इनको याद दिलाओ, बस नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दिया ना? 2014 से ये नारा सुनते आ रहे हैं। इस नारे की सच्चाई क्या निकली कि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला है हाथरस, भाजपा की सरकार है, उस हाथरस में एक दलित बिटिया का बलात्कार हुआ और जब उसकी जान चली गई हॉस्पिटल में तो रात के 2 बजे उसकी लाश को बिना परिवार की मर्जी के जला दिया गया ताकि सबूत मिटाया जा सके। ये बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। इन्होंने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और दिल्ली के जंतर मंतर पर जब ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियां इंसाफ मांगने के लिए बैठी तो दिल्ली पुलिस ने जिस बेशर्मी के साथ उन्हें सड़कों पे घसीटा है वो दृश्य आज भी देश भूला नहीं है। ये बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। देश के प्रधानमंत्री लाल किले की दीवार पर खड़े होकर के 15 अगस्त को महिला सशक्तिकरण पर भाषण दे रहे थे, और उस भाषण के महज 2 घंटे बाद गुजरात में बिल्किस का
का बलात्कार करने वाले आरोपी दोषी जो सजा काट रहे थे, न सिर्फ छोड़े गए बल्कि उन्हें फूल मालाएं पहना के उनका स्वागत किया गया। ये बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। इनके नारे झूठे हैं, इनके दावे झूठे हैं। मैं कल नांदेड़ में सभा कर रहा था, मैंने कहा ये जो महायुति की सरकार है, ये महाभ्रष्ट सरकार है, ये धोखेबाजों की सरकार है। सामने से एक युवा खड़ा हुआ, उसने कहा खासदार साहब एक चीज इसमें जोड़िए। मैंने कहा बताइए। उसने कहा ये धोखेबाजों के साथ साथ खोखेबाजों की भी सरकार है। मैंने कहा ये सुझाव बहुत अच्छा है। ये धोखेबाजों और खोखेबाजों की सरकार। महाराष्ट्र को तो ऐसा धोखा दिया कि फॉक्सकॉन की फैक्ट्री हो, एयरबस का जो प्रोजेक्ट लगना था नागपुर में वो हो, उठा के गुजरात भेज दिया। आपके अधिकार को उठा के किस तरह दूसरे राज्यों में भेजा गया, ये आपको देखना। और प्रधानमंत्री जी तो कमाल ही है। एक दिन पार्लियामेंट में भाषण दे रहे थे, बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया। मैं इधर से खड़ा हो गया, मैंने सोचा बताना शुरू करूं, तब तक मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे अध्यक्ष जी बैठे थे। बोले इमरान मत बताओ, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम से तो झांसे में मत आइए, धोखे में मत आइए। आने वाली 20 तारीख को घरों से बाहर निकलिए और अपना एक एक वोट लेकर के जाइए पोलिंग बूथ पर। आपको चुनाव निशान पता है, 3 नंबर पे है ना। 3 नंबर पे अपने विक्रम भाई का चुनाव निशान है हाथ का पंजा, और इस बार तो हाथ के पंजे में मशाल भी है। हाथ के पंजे में मशाल है। तुतारी बजा दीजिए, बिगुल बजा दीजिए, नगाड़ा बजा दीजिए, ये जो गद्दार है वो कहीं नजर नहीं आएंगे। उनके वायदे क्या है, उनकी गारंटी क्या है। आप भाजपा के किसी नेता का भाषण सुन लीजिए, किसी भी सभा में, वो प्रधानमंत्री से लेकर के और छोटा से छोटा नेता हो, जब भी कहीं भाषण देते हुए आप उनको सुनेंगे वही हिंदू मुसलमान 370 घुसपैठिया, ये वो जला देंगे। कोई प्रेम की बात नहीं। हम सब मिलजुल के, मैं जट में बैठा हूं, यहां कौन हिंदू कौन मुसलमान, किसी के घर में कभी जरूरत हो तो पड़ोसी ये थोड़ी पूछेगा कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जात क्या है। सबके सुख दुख में खड़े हैं। सुबह चाय की दुकान पे एक साथ बैठ करके चाय पी रहे हैं। वो चाहते हैं कि बंटवारा हो जाए, वो चाहते हैं कि समाज एक दूसरे को देख के तनाव में रहे। मैं पिछली 7-8 रातों से सोया नहीं हूं, लेकिन जब मुझे विक्रम भाई ने आदेश दिया कि इमरान भाई आपको जल्द पहुंचना है, और मैं यहां अभी आया तो 5:05 पे मेरा टेक ऑफ था। मैंने कहा नहीं, मेरे सामने हजारों लोग बैठे हैं, मैं हेलीकॉप्टर पकड़ने के चक्कर में इतने लोगों के प्रेम को छोड़ करके नहीं जा सकता। मैंने हेलीकॉप्टर छोड़ दिया। मैंने कहा अगली सभा के लिए जाना है, 1.5-2 घंटे का सफर होगा, चले जाएंगे, थोड़ी मुश्किल उठा लेंगे। भाई ने न जाने मेरे लिए कितनी मुश्किलें उठाई होंगी। भारत ऐसे बनता है, इस प्रेम से बनता है भारत। उधर नफरत की बातें हैं। याद रखना जट वालों, उनकी गारंटी है कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो अंबानी और अडानी का कर्जा माफ होगा, लेकिन अघाड़ी की सरकार बनेगी तो किसानों का कर्जा माफ होगा। ये अंतर है हमारे और उनके बीच में। महान बादशाह सिकंदर ने यूनान जीता। मेरी उम्र बहुत कम है, लेकिन बातें कोशिश करूंगा कि थोड़ी सी गंभीर करूं। महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान जीता तो जीत का जश्न मनाने के लिए वो शहर की सड़कों पर निकला। तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन सड़क के किनारे एक संत आदमी, फकीर आदमी बेपरवाह चादर तान के सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया। सिकंदर अपने घोड़े से उतर के उस सोते हुए संत व्यक्ति के पास गया, फकीर के पास गया, और गुस्से में आके उसे जोर की एक लात मारी, और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया, लोग जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। उस फकीर ने उम्मीदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर जीतना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। आप बताइए 2014 से और 2024 तक कभी नोटबंदी की लात, कभी जीएसटी की लात। एक रात पता चलता है कि कृषि कानून ले आए, 700 किसान शहीद हो गए। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पे बैठे हुए 700 किसान जब शहीद हुए, तब देश के पंत प्रधान को यह एहसास हुआ कि ये
वापस ले सकते हैं, वापस ले लिया। 2014 में यवतमाल का वो दाभड़ी गांव अब प्रधानमंत्री जी को याद भी नहीं है, जहां वो आए थे किसानों के साथ चाय पर चर्चा करने। आज उसी गांव में महीने में सैकड़ों लोग आत्महत्या कर रहे हैं उसी जिले में। बातें अलग हैं, ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। याद करिए 2024 का लोकसभा का चुनाव और भाजपा के नेताओं के भाषण उठा के देख लीजिए। मैं तथ्यों के साथ बात करने वाला व्यक्ति हूं। भाजपा के नेता चाहे अनंत हेगड़े हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे अरुण गोविल हो, चाहे दिया मिर्धा हो, एक बात थी कि हमें बहुमत दीजिए, हम संविधान बदलेंगे। वो तो भला हो भारत की जनता का कि जिसने 400 पार का नारा लगाने वालों को ला करके 240 पे ऐसा पटका कि अपने अकेले के पैरों पे खड़े नहीं हो पाए। 2 बैसाखियां उधार लेनी पड़ी, एक बिहार से, एक आंध्र प्रदेश से, एक चंद्रबाबू, एक नीतीश बाबू। एक भी बैसाखी छिटकी, सरकार की सांस अटकी। कभी भी हो सकता है। और वो जो बिहार वाले हैं ना, वो तो महाराष्ट्र के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में कुछ अच्छा हो जाए तो बिहार कब अपनी राज चल लेगा, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आप सबसे अनुरोध करता हूं कि ये चुनाव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाने का चुनाव है। इस चुनाव में आपके मतों को लूट करके सरकार बनाने वालों से बदला लेने का चुनाव है। ये बदलापुर आपको याद होगा, पुणे का गैंगरेप आपको याद होगा, कानून व्यवस्था कहां खड़ी है आपको याद होगा। इस सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़े। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि भाजपा के लोग, महायुति का कोई भी आए तो उनसे कह देना ये जत है। पिछली बार 37,000 वोटों से जिताया था, इस बार कम से कम 51,000 वोटों से जिता करके विक्रम सावंत का असेंबली पहुंचाएंगे। और मैं आपका खासदार होने के नाते यहां एक वादा करता हूं कि आप के असेंबली के डेवलपमेंट के लिए अगर इनकी निधि कम पड़ जाएगी, इनका फंड कम पड़ जाएगा, तो मैं अपना ब्लैंक साइन किया हुआ एक लेटर पैड इनको दे दूंगा। जो भी लेना हो जब चाहेंगे ले सकते हैं, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। तो अब आप सोच लीजिए, एक जिताइए, एक साथ में फ्री पाइए। इससे अच्छा ऑफर क्या हो सकता है? आमदार जिताओ, एक खासदार साथ में फ्री पाओ। विशाल दादा हैं तो 2 खासदार मिल गए, अमोल जी भी आके गए। आप सोचिए ना, कहां से कितनी दूर से लोग चल करके, कितना मुश्किलें उठा करके विक्रम भाई के लिए आ रहे हैं। अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, बहुत उत्तर भी ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते। मेरी ख्वाहिश है तुमको चांद तारे तोड़कर दे दूं, मगर चादर से बाहर पांव फैलाए नहीं जाते। और यही सब सोच करके ही हमें दिल में जगह देना कि घर आए हुए मेहमान लौटाए नहीं जाते। जतवालों और मैं सभी समाज के लोगों से अनुरोध करता हूं, मैंने देखा है राहुल गांधी को, मैं राहुल गांधी से प्रभावित होकर राजनीति में आया। मैंने कहा ना, मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, मेरे परिवार का कोई रिश्ता नहीं था राजनीति से। मैं तो एक सामान्य सा लड़का था, कविताएं लिखता था, साहित्य रचता था। और उसके बाद जब देश में नफरतें आसमान पर छू रही थी, ऐसे में एक दिन राहुल गांधी ने कहा कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलूंगा, 4000 किलोमीटर, बस एक नारा लगाऊंगा, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ। मुझसे मीडिया के साथी पूछा करते थे कि इमरान साहब आप सांसद बाद में हैं, शायर पहले हैं, राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं उनसे कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। राहुल गांधी के साथ वही राहुल गांधी जिनको नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी शहजादा कहते थे, राजकुमार कहते थे, उनके भाषण उठा के देखिएगा। मुझे बताओ जतवालों की दुनिया में है ऐसा कोई राजकुमार, कोई शहजादा
जो 4000 किलोमीटर अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर पैदल चले, लोगों को गले से लगाए, उनके आंसू पोंछे, किसानों से मिले, नौजवानों से मिले, महिलाओं की समस्याओं को समझे। अगर राजकुमार और शहजादे ऐसे होते हैं तो हम ऐसे शहजादों को अपने पलकों पे बिठाएंगे। देश को जरूरत है ऐसे शहजादों की। मैं आपसे अपील करता हूं साथियों, यहां से वहां तक बड़ी तादाद में लोग यहां इकट्ठा हैं कि 20 तारीख को घरों से बाहर निकलिए और विक्रम भाई के लिए वोट करिए। हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाइए और एक बार फिर से विक्रम सावंत जी को सेवा का मौका दीजिए और आप आमदार बना के भेज दीजिए। मैं पाथरी से लेकर के, जालना से लेकर, श्रीरामपुर से लेकर के, रावेर से लेकर के नामदेव होता हुआ यहां पहुंचा हूं, पुणे होता हुआ। पूरे प्रदेश में महाविकास अघाड़ी का शानदार माहौल है। मंदिरों में भजन चल रहा है, मस्जिदों में दुआ चल रही है। जिस तरफ भी नजर तुम उठाओ बस अघाड़ी की हवा चल रही है। सरकार बनने जा रही है, महाराष्ट्र में सरकार बनने जा रही है। मैं तो उनसे भी अनुरोध करूंगा जो थोड़े बहुत लोग भाजपा के साथ यहां जत में हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि धोखा खाना बंद करिए। नादान हो, इस दौर में क्या ढूंढ रहे हो तुम? जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो? इधर आइए, विक्रम सावंत आपके लिए काम करेंगे और आप जत वालों इनको आमदार बना के भेज दीजिए। क्या पता कांग्रेस पार्टी वापस इन्हें मिनिस्टर बना करके भेज दे। आप बड़े वोटों के अंतर से इन्हें जिता के वापस फिर से इनसे कहिए कि जाओ, इस बार 241 प्रश्न पूछा था, इस बार 341 पूछो। ये जिम्मेदारी देकर के इन्हें भेजिए, क्योंकि अच्छे लोगों की जरूरत है राजनीति को। राजनीति की शुचिता और राजनीति की पवित्रता को बनाए रखने के लिए मजबूत कंधों की जरूरत है। ये जाएंगे तो फिर से आपके लिए काम करेंगे। मैं आया हूं, कविता लिखता हूं, नहीं सुनाऊंगा तो आपको ये लगेगा कि देखो सिर्फ भाषण सुना के चला गया। और भाषण सुन सुन करके आप बहुत देर से बैठे हुए हैं, कई घंटे से। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। तो आप पिछले कुछ घंटों से यहाँ बैठे हुए हैं। मैं तो इस बीच जब पार्लियामेंट में खड़ा होता हूँ, सामने पंत प्रधान होता है, तो बस मैं उनको उनके पुराने नारे याद दिलाता हूँ, पुराने भाषण। मैं उनको जैसे ही देखता हूँ कहता हूँ कि आपको याद है आप 2014 में कहते थे भाइयों बहनों। देखिए बड़े समझदार लोग हैं, समझ जाते हैं कि किससे क्या नारा लगाया था। तो कहते हैं भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा, चौकीदारी करूंगा। आता ना? अब तो मैं उनसे पूछता हूं, वहां भी खड़ा होकर पर यहां भी, क्या कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। थक तो नहीं गया? मुझे लगना चाहिए कि मैं जब में खड़ा हूं और मतलब थके नहीं है आप। ये मिट्टी बड़ी जिंदा दिल लोगों की मिट्टी है, यहाँ इतनी जल्दी थकने वाले लोग नहीं है, सरकारों को थका देने वाले लोग हैं। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। ये भाजपा वाले कहते हैं कांग्रेस वालों 70 साल का हिसाब से कहते हैं ना। जत वालों, जो भाजपा सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला पाई, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगते। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय कमाल है भाई, नाम ले लो आपको स्वाद आ जाता है बिना चाय पिलाए हुए।
जब वालों को मैं मतलब सलाम करता हूँ आपकी जिंदादिली को, आपकी समझदारी को। ये बड़े अच्छे लोग हैं। मैं विक्रम भाई से मिला था तभी मैं समझ गया था कि जहाँ से आते होंगे वहाँ के लोग तो और अच्छे होंगे, इसलिए मैं आया कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली पंक्ति में एक नाम आएगा और आपको स्वाद आए उस नाम का ना, तो फिर आपकी तालियों का शोर पूरे महाराष्ट्र में जाना चाहिए। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी, हमसे बहुत दुखी रहते हैं आजकल भाजपा वाले। कहते हैं मजाक मजाक में वो बात कह देता है तो बहुत चुभती है। मैंने कहा पवित्रता के मानदंड से हट रही है, तब हम कलमकारों की जिम्मेदारी है कि हम आईना दिखाएंगे, हम आपको आपके चेहरे के सामने आईना दिखाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। कि जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। विक्रम भाई इधर आइए, आप दूर दूर बैठे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। मेरी उम्र बहुत कम है, मैं घर में सबसे बड़ा हूं, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है। जब इनसे मिला ना तो मुझे लगा कि एक बड़ा भाई, बड़ा प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला मेरे हिस्से में है। और ये मैं बड़ी भावुकता से ये बात कह रहा हूं। और इस जग में खड़ा होकर के वो जो तमाम साजिशें करने वाले लोग हैं, विक्रम भाई के खिलाफ तमाम जो खुराफातें करने वाले लोग हैं, उनके लिए कह के जा रहा हूं ये पंक्तियां। कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो। शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। मुझे विश्वास दिलाइए कि हाथ हटा करके कोई भी भरोसा दिलाइए कि 20 तारीख को घरों से बाहर निकलेंगे, अपना एक वोट हाथ के पंजे के सामने बदल लगा करके देंगे। विक्रम भाई को कम से कम 51,000 की जीत से असेंबली पहुंचाएंगे। आपका एक वोट सिर्फ विक्रम को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है, शरद पवार साहब को मिलेगा, उद्धव ठाकरे जी को मिलेगा। आपका एक एक वोट मेरे ऊपर आपका व्यक्तिगत एहसान होगा, जिस एहसान को पूरी जिंदगी चुकाऊंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। जब के लिए जब भी मेरी जरूरत होगी, विक्रम भाई के जरिए मुझे एक आवाज दे दीजिएगा। मैं अपनी निधि लेकर के, अपना सामर्थ्य लेकर के, अपनी ताकत लेकर के आपको जब में खड़ा मिलूंगा, ये आपसे वादा करता हूं। मुंबई में ये आपके लिए लड़ेंगे, महाराष्ट्र में ये आपके मुद्दों पर लड़ेंगे, और दिल्ली में आपका एक वकील मैं हूं, एक विशाल है। हम दोनों लोग लोकसभा और राज्यसभा में आपके लड़े रहेंगे, ये आपसे वादा करता हूं। बहुत अच्छा लगा। लहू में जो भी, बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, जहां जहां हो जरूरत वसूल कर लेना। मुझे पूरा विश्वास है 23 को परिणाम आएगा तो मैं दिल्ली या महाराष्ट्र जहां भी रहूंगा, मेरी नजरें इसी जग पे रहेंगी। 51,000 याद रखिएगा। विक्रम